नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर नए साल के मौके पर कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो में नई रणनीति अपनानी चाहिए और 2024 किस तरह का साल रह सकता है और क्या क्या ट्रिगर्स है भारतीय बाजारों के लिए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार को लेकर किस तरह से ट्रिगर्स हावी हो सकते हैं घरेलू बाजार पर, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। आशीष सोमैया व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारी इस नए साल की पहली पेशकश में। तो आशीष, सबसे पहले आपका स्वागत है और साल 2024 की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपने समय निकाला हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, आपका शुक्रिया। 2024 आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, प्रोफेशनली, पर्सनली और घरेलू बाजार के नजरिए से मुझे बताइए। कविता जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को सबसे पहले आने वाले 2024 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ तक आपके सवाल का जो टॉपिक है, 2023 एक्चुअली अगर आप देखिए तो फर्स्ट हाफ में काफ़ी चैलेंजिंग रहा, जैसे 2022 भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा। लेकिन 2023 में अगर हम पिछले 3-4 महीने देखते हैं, तो जो भी 2023 के स्टार्टिंग में जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस थे, या अगर आप देखिए अमेरिका के ब्याज दरों को लेकर के जो कंसर्न्स थे लोगों के, और इंडिया में भी आने वाले इलेक्शन सीजन को लेकर के काफ़ी चर्चा रही। लेकिन 2023 के ख़त्म होते-होते काफ़ी सारे बादल हट गए और मार्केट बड़ी स्ट्रेंथ के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ 2024 में प्रवेश कर रहा है। तो 2024 ज़रूर एक खुशनुमा माहौल रहेगा, बिकॉज़ शुरुआत तो अच्छी होने वाली है, ये तो तय है बिल्कुल। चलिए, आपके मुताबिक शुरुआत अच्छी होने वाली है, ये बात तो तय है। साथ ही भारतीय बाजार नए आयाम को भी छू रहे हैं। निवेशक जो है मिड कैप स्मॉल कैप्स के रिटर्न को लेकर बहुत खुश हैं। लेकिन अगर कहानी में ट्विस्ट की मैं बात करूं, तो भले ही साल अच्छा रहने की उम्मीद है, ट्विस्ट कहां पर आ सकता है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप की कहानी पलटेगी 2024 में, तमाम एक्सपर्ट्स तो यही अटकलें लगा रहे हैं, दिखाई भी शायद यही दे रहा है। क्या लगता है आपको, ट्विस्ट वाला फैक्टर क्या हो सकता है? कविता जी, एक्चुअली मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई पिछले, अगर आप देखिए नवंबर 2023 से ही लार्ज कैप में थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। उसके पहले अगर आप अक्टूबर 21 से अक्टूबर 23 देखते, तो 2-2.5 साल एफआईआई की सेलिंग रही। निफ्टी का अगर आप लेवल देखें तो 18,500-19,000 के इर्द गिर्द रहा 2 साल तक। और लार्ज कैप्स की भी परफॉर्मेंस लार्ज कैप्स में कोई ज़्यादा आया नहीं। और अगर स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करें, तो स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी कोई 2022 में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था। बस मार्च अप्रैल 2023 से लेकर के पिछले 6-7 महीने में काफ़ी मूवमेंट हुई है। और आगे जाते मैं ये मानता हूँ कि भई लार्ज कैप में रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस आ सकता है। लेकिन मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे, जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि भाई लार्ज कैप बेटर करेगा, तो लोग हमेशा यही अनुमान लगाते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप में कोई क्रैश होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनता है। जब हम रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आप समझिए कि 2023 के सेकंड हाफ में स्मॉल एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस लार्ज कैप के मुकाबले बेटर रहा। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लार्ज कैप क्रैश हो गया, लार्ज कैप में नेगेटिव रिटर्न आया। रिटर्न आया लेकिन कम आया। तो अगर आगे जाके हम बताते हैं कि भाई लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेगा, तो इसका मतलब यही बनता है कि भाई लार्ज कैप में ज़्यादा रिटर्न आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और स्मॉल एंड मिड कैप में क्रैश नहीं, लेकिन शायद लार्ज कैप से थोड़ा कम या थोड़ा लैग रहेगा। ये मेरा मानना है। आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अभी अगर हम माहौल देखते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सावधानी बरतने की और कॉशन की बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कंसेंसस हमेशा गलत नहीं होता है। ये बात सही है कि पैसा बनाने के लिए कॉन्ट्रेरियन होना चाहिए, लेकिन थोड़े समय के लिए, जैसे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंसेंसस हमेशा रॉन्ग साबित हो। तो अभी कंसेंसस ये है कि भाई 2024 की शुरुआत अच्छी होगी और तेज़ी का माहौल रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंसेंसस सही है। और 2024 के पहले 3 से 6 महीनों में माहौल तेज़ी का ही रहेगा। माहौल तेजी का रहेगा और साथ ही चुनावी त्योहार भी, जो हम स्टेट इलेक्शंस के बाद अब सबकी नज़र लोकसभा इलेक्शंस पर है। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि चुनाव से पहले बाजार में अच्छा खासा दम भी रहता है। लेकिन अब की बार का जो माहौल है वो बहुत अलग है, इसीलिए भी कि हम देख रहे हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस भी अच्छी परफॉर्मेंस है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार को लेकर जो एटलीस्ट ट्रिगर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि ब्याज दरें घटने का एक सिलसिला शुरू हो जाए, जो कि
बाय द वे आशीष, हमने इस 2023 के शुरुआत में भी कहा था कि हो सकता है कि 2023 के अंत में हम ब्याज दरें घटने की शुरुआत देख लेंगे। डेटा पर चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं और जिस तरह से अर्थव्यवस्था दुनिया की निकल के आ रही है, अब ये मामला 2024 में टल गया है। सवाल मेरा आपसे ये है कि चुनावी माहौल तो होगा ही देश में, अब उस बात को बाजार काफ़ी हद तक, या कम से कम परिणामों को बाजार काफ़ी हद तक अब समझ चुका है, लेकिन उसके अलावा ब्याज दरें अगर नहीं घटी, रेट पॉज लंबा चला गया, ये हमारे लिए कितना बड़ा डैम्पनर हो सकता है? नहीं देखिए, आर्थिक व्यवस्था का संतुलन बनाने के लिए मतलब अगर आप देखें अमेरिका में इतने सालों तक तेजी रही, तेजी को लेकर के फिर महंगाई बढ़ी, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोग ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। अब ये जैसे हमारे घरों में फैन का रेगुलेटर होता है, उसको रेगुलेटर को एक बार घुमाएंगे तो उसका इतना स्पीड बढ़ेगा, दो बार घुमाएंगे तो इतना स्पीड और बढ़ेगा। वो बहुत ही फिजिक्स की तरह बहुत ही रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड होता है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था में इतना एक्यूरेट कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे लिए केवल इतना जानना इम्पोर्टेंट था और इतना होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि भई कम से कम वहाँ पे एक पॉज़ आ गया और उन्होंने इतना गाइडेंस दे दिया कि अब ऐसा लग रहा है कि रेट्स नहीं इंक्रीज़ किए जाएँगे। ये बात तो सही है कि भई अभी 2-3 महीने तक पहले तक तो रेट बढ़ा रहे थे। तो अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रैश हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा कोलैप्स आता है, तो इतने तुरंत तो रेट कट होगा नहीं। तो रेट हाइक्स के बाद थोड़े समय के लिए उन रेट हाइक्स का असर पूरा महसूस हो आर्थिक व्यवस्था में, इसलिए अमेरिका में थोड़े समय के लिए पॉज़ रहना लाज़मी है और अ, आगे जाकर के 2024 के सेकंड हाफ में कभी ना कभी रेट डिक्लाइन होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसमें नेगेटिव केवल यही हो सकता है कि फिर से इनका इन्फ्लेशन बढ़ने लगे और पॉज़ के बजाय इनको रेट हाइक करना पड़े। ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा जान पड़ता है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अमेरिका में पॉज़ होने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे लिए या इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये है कि भाई डॉलर अपना अप्रिसिएशन छोड़ देगा। अगर डॉलर अपना अप्रिसिएशन छोड़ देगा, तो यहाँ पे रुपया स्टेबल हो जाएगा और हमारे यहाँ पे भी ब्याज दर बढ़ाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी ख़ास बात, रुपया स्टेबल होने पे ही बाहर से एफआईआईज़ का काफ़ी बड़ा पैसा लगना शुरू होता है, जैसा हमने पिछले 1 डेढ़ महीने में देखा है। ऑलराइट, चलिए, बिल्कुल हमने एफआईएस के पैसे आते हुए देखे हैं और बाजार की जिस तरह से चाल है, मेरे ख्याल से आशीष, भारत अगर इमर्जिंग मार्केट के तौर पर हम देखें तो काफ़ी आकर्षक डेस्टिनेशन तो बन ही गया है और हालांकि एक प्रीमियम के साथ भी आता है, लेकिन फिर भी मौके यहाँ पर कई सारे हैं। बात अब आपके थोड़े फंड हाउस की ओर मैं लेकर जाना चाहती हूँ। 2024 में आपके फंड हाउस का नज़रिया और नज़र कहाँ रहेगी, किस स्पेस पे रहेगी, क्या फंड लॉन्चेस होने वाले हैं, भारतीय निवेशकों को एक कदम और उनकी वित्तीय साक्षरता की ओर आप कैसे ले जाना चाहते हैं? सो कविता जी, हम लोग हमेशा अगर आप देखें तो सबसे पहले जैसे एसआईपीज़ के ऊपर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए हर महीने आमदनी होती है और हर महीने आमदनी में से सेविंग करनी चाहिए। सो यही खास मैसेज रहता है हमारा भी और पूरी इंडस्ट्री का भी। तो जब से हमारे फंड हाउस की शुरुआत हुई है, तब से हमने इनफैक्ट मैक्सिमम इनफ्लो अगर हम बताएँ तो हम लोगों ने एसआईपीज़ और सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र के द्वारा ही देखा है और मार्केट के ऊँच-नीच को लेकर के पिछले डेढ़ साल में इसने इन्वेस्टर्स के लिए और निवेशकों के लिए भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है। आने वाले साल में तो एक तो ये फ़ोकस बरकरार रहेगा। दूसरी बात, स्कीम्स के बारे में अगर देखें, तो पिछले 1 डेढ़ साल में हमने सारे डाइवर्सिफ़ाइड फंड्स लॉन्च किए हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, इस तरीके के। लेकिन और हाइब्रिड फंड्स भी लॉन्च किए। लेकिन आगे जाकर के जैसे जनवरी फरवरी के महीनों के शुरुआत से हम थीमैटिक फंड्स की प्लानिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लार्ज कैप की बात होती है, उसी तरह से बड़े बैंक्स की बात होती है। तो सबसे पहले तो जनवरी में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मिड जनवरी में ज़रूर ये फंड आएगा और फिर आगे जाकर के सब्जेक्ट टू, जैसे हमारे यहाँ पे सेबी अप्रूवल लेना अनिवार्य होता है, कंपल्सरी, उसके बिना हम फंड्स लॉन्च नहीं करते हैं। तो उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने पर दूसरे थीमेटिक फंड्स जैसे फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर है, फिर जैसे अगर आप देखें तो डिजिटल, कंज्यूमर, तो जहाँ-जहाँ पे भी पिछले 2 साल में अंडर परफॉर्मेंस आया है, फाइनेंशियल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर, आईटी एंड डिजिटल,
तो ये जो पिछले 2 साल में अंडर परफॉर्मेंस आया है, हमको लगता है आगे जा कर के यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आएगा और इससे जुड़े हुए थीमेटिक फंड्स भी हम लोग लॉन्च करेंगे 2024 के पहले क्वार्टर में। आशीष, थीमेटिक फंड्स के को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। लेकिन क्या आपको इसमें बाजार नज़र आ रहा है? जिन सेक्टर्स और थीम्स का आपने जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि भारतीय निवेशक अब उस लेवल पर ग्रेजुएट हो चुके हैं कि वो थीमेटिक फंड्स को समझें और उस तरह से रणनीति बनाएं? क्योंकि अधिकतर समय तो अक्सर दर्शकों को, निवेशकों को यही समझाना ज़रूरी होता है कि पहले एक कोर पोर्टफोलियो बनाया जाए। जी। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, पहले तो डाइवर्सिफाइड फंड या एक कोर पोर्टफोलियो आपने बिल्कुल सही कहा, इस तरीके से बनना चाहिए। दूसरी बात आपने जो बताई कि क्या इसके लिए ये थीम्स के लिए क्या एक बाज़ार है कि नहीं है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का मैंने ज़िक्र किया, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसे हमारी कंपनी है, यहाँ पे 40 से ज़्यादा लोग फंड मैनेजमेंट और रिसर्च में हैं। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर मैं उदाहरण देता हूँ, तो हमारी जो टीम है व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप की, इसमें 6 एनालिस्ट हैं जो 108 कंपनियाँ कवर करते हैं। अगर आप कंज्यूमर की बात करें तो फिर से 6 या 7 एनालिस्ट हैं जो 150 से ज़्यादा कंपनियाँ कवर करते हैं। तो बोलने वाली बात ये है कि इंडिया में पिछले 5 से 7 साल में सेक्टर्स नहीं, हम थीम्स की बात करने लगे हैं। अगर आप 5-7 साल पहले बात करते, तो सेक्टर होता बैंकिंग। लेकिन अब अगर आप देखिए तो बैंकिंग के साथ एनबीएफसी, उसके साथ कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी, एक्सचेंजेस, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। सो क्या है कि अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का उदाहरण ले, तो सेक्टर बहुत गहरा और काफ़ी वाइड हो चुका है। इसीलिए उसको सेक्टर नहीं बोलते हुए हम थीम बोलते हैं। अगर आप कंज्यूमर की बात करें, तो उसमें भी काफ़ी बड़ा कवरेज है हमारा। कंज़्यूमर में अगर आप देखें तो कंज़्यूमर स्टेपल्स, कंज़्यूमर डिस्क्रेशनरी, डिस्क्रेशनरी के अंदर अगर आप देखें तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अपैरल्स, फुटवियर, कंज़्यूमर टेक। तो जो सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स नहीं बल्कि थीम्स बन गए हैं और इसमें कंपनियों का काफ़ी बड़ा विस्तार है, जिसके अंदर भी आप रिसर्च करके एक बढ़िया-सा पोर्टफ़ोलियो बना सकते हैं। क्योंकि डाइवर्सिफ़ाइड मार्केट अपनी जगह पे सबको अपना कोर पोर्टफ़ोलियो बनाना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ थीम्स भी हैं जो आने वाले सालों में, जब इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री बनेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो आने वाले सालों में कुछ सेक्टर्स या कुछ थीम्स हैं जिसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रहेगा। चलिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि काफ़ी पोटेंशियल तो दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही फ़िलहाल आपकी फ़ंड हाउस की कॉल किस तरह से सेक्टर्स की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या रीडिंग है आपकी? किस तरह से आपके फ़ंड मैनेजर्स और सीईओ जो हैं बाज़ार की चाल को समझ पा रहे हैं? कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो 2024 में बाज़ार की रैली को और आगे बढ़ाने में अग्रसर होंगे? तो कविता जी, सिंपल टर्म्स में ये कहूँगा कि पिछले 2 ढाई साल से एफआईआईज़ की सेलिंग कंटिन्यूअसली काफ़ी हावी थी बाज़ार पे और नवंबर से ये चेंज हुई है। तो हमेशा चीज़ों को फ्लो से एनालाइज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बैंकिंग की बात की, तो बैंकिंग में आप देखिए लगातार सेक्टर के रिज़ल्ट्स, नतीजे बढ़िया आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि भई अगर ढाई साल से एफआईआई सेलिंग चल रही है और बैंकिंग सबसे बड़ा सेक्टर है और फॉरेन पोर्टफोलियोज़ में टिपिकली क्या होता है कि जिन सेक्टर्स में गवर्नेंस अच्छी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, फ्री फ्लोट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इस तरीके के सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ज़्यादा एक्सपोज़र होता है। तो उससे उसकी वजह से फंडामेंटल्स तो एक तरफ है, लेकिन पिछले ढाई साल का जो माहौल बना, डॉलर का एप्रिसिएशन, रूपी डेप्रिसिएशन, एफआईआई सेलिंग, ये सब को लेकर के, कुछ सेक्टर्स में जैसे कि मैंने बताया बड़े-बड़े बैंक्स हैं। अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी भी है, तो हम हमेशा फंडामेंटल्स की बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स के साथ-साथ मार्केट का, जिसको हम बोलते हैं कलर ऑफ मनी, मार्केट में फ्लो किस तरीके का है, उससे भी असर पड़ता है। अगर आप नवंबर ऑनवर्ड्स देखें, तो काफ़ी सारे ये मैक्रोज़ चेंज हो चुके हैं। तो फंडामेंटल्स एज़ वेल एज़ मार्केट का कलर ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ ये आने वाले समय में एक टॉप फेवर्ड सेक्टर रहेगा। इसीलिए मैंने बताया कि इसका थीमेटिक फंड भी हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे। दूसरा, जैसे मुझे ऐसा लगता है डिस्क्रेशनरी कंज़म्पशन, तो यहाँ पे मैं एफएमसीजी वगैरह या स्टेपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्क्रेशनरी कंज़म्पशन, अर्बन कंज़म्पशन, जैसे अपैरल्स है, फुटवियर है, व्हाइट गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब चीज़ों पे
और तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने बताया आईटी, तो आईटी का भी आगे जाकर के रुख बदलने को देखने को मिल सकता है। अगर आप देखिए 2022 और 2023 में मार्केट में एक भारी सेक्टर रोटेशन रहा। मुझे ऐसा लग रहा है उसका अभी एक रिवर्सल होने जा रहा है और 2024 में मार्केट की चाल अलग रहेगी।